इस साल शादी बहुत है। संजना और रोहन की शादी को बस 1 साल हुआ था। दोनों हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू हुआ, शादी के कार्ड्स की मानो उनके घर में बाढ़ सी आ गई। रोहन देखो, इस साल तो बहुत ज्यादा शादी है, कहाँ कहाँ जाएंगे? लगता है सबने हमारी शादी देखकर ही प्रेरणा ले ली होगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कपड़े, गिफ्ट, ट्रैवल, जानते हो ना इन सब में कितना खर्च हो जाता है। और हमारा बजट देखा है, ऊपर से इस बार तुम्हें बोनस भी कुछ खास नहीं मिला। जो सैलरी आती है वो घर खर्च और EMI में ही चली जाती है। ये सुनकर तो जैसे रोहन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। हाँ यार संजना, मैंने तो सोचा ही नहीं शादी के साथ साथ खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी तक 8 शादियों के कार्ड आ गए। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ, ये सब बाद में देखेंगे। ऐसा कहकर रोहन फ्रेश होने चला गया। लेकिन फिर अगले दिन सास ने संजना से कहा, बहू, हमारे खानदान में 3 और निमंत्रण आए हैं, तैयार रहना। हर शादी में जाना है। तेरी चाची सास के बेटे की शादी है मेरठ में, अब्बुआ जी की जेठानी की बेटी की उन्होंने भी बुलाया है। अगर वहाँ नहीं गए तो ननद जी की जेठानी उन्हें बार बार ताने सुनाएंगी कि तेरे मायके से कोई नहीं आया। और सुनने में आया कि वो अपने पड़ोसी थे ना शर्मा जी, जो गांधीनगर शिफ्ट हो गए, उनके भी बेटे की शादी आने वाली है, तो एक कार्ड वहाँ से भी आएगा। ये सब सुनकर तो संजना अपनी उंगलियों पर बस कार्ड ही गिनती रहती है। माँ जी, लेकिन रोहन जी को ऑफिस, वो इतनी छुट्टियां तो नहीं ले सकते, और इतनी सब जगह जाना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या, जरूरी तो है। और नौकरी का क्या है बहू, वो तो चलती रहेगी। लेकिन रिश्तेदार नाराज हो जाएं तो सालों तक ताने मिलते हैं, ऊपर से जल्दी मानते भी नहीं हैं। और हाँ, नेक भी सबको ठीक ठाक ही देना है, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। और क्या, शादी ब्याह में हाथ खोल कर चलते हैं, तभी ना हमारा नाम चमकेगा। ये सुनकर संजना चौंक गई। हे भगवान, बेचारी रोहन जी क्या क्या करेंगे इतनी सी तनख्वाह में। अब संजना की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रोहन जी इसीलिए आपको कह रही थी कि मुझे भी नौकरी करने देते। अगर दोनों कमाते तो कम से कम कुछ तो बोझ कम होता हमारे सर से। अब आप अकेले क्या ही कर पाएंगे। अच्छा चलो, कपड़े तो एक बार को हम लोग ना भी बनवाएं, लेकिन तब भी शगुन देना, यहाँ से वहाँ की शादियों में जाना, इन सब में खर्चा तो होता ही है ना। अब छोड़ो ना ये सब, जो होगा देखा जाएगा फिर एक दिन। अच्छा सुनो, शाम को आज खाने में बढ़िया सी खीर बना देना, आज खीर खाने का बड़ा मन है। अच्छा ठीक है। उधर 2 दिन बाद संजना के मायके से उसके पापा का फोन आता है। संजना बेटा, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, तू तो आएगी ना? तेरी उपस्थिति बहुत जरूरी है। उन्होंने तेरे नाम का भी कार्ड भिजवाया है रमेश के हाथ। वो तो शादी की भागदौड़ ज्यादा है, इसीलिए वो खुद नहीं आ पाई। क्या अपनी निम्मो की शादी है? हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी। अरे नहीं, कैसे आ सकती हूँ? अगर तारीखें क्लैश हुई तब तो आना मुश्किल होगा। कैसे तारीखें? वो क्या है ना पापा, इस बार ससुराल में भी काफी शादियां हैं, और मेरी शादी के बाद ये पहला सीजन है, तो मैं ससुराल में यूं मना करूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। हाँ बेटिया, लेकिन ऐसे तो मायका पीछे रह जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी माँ उसके हाथ से फोन ले लेती है। बेटी, हम जानते हैं शादी के बाद ससुराल और मायका दोनों को लेकर बेटी को चलना पड़ता है, लेकिन एक ही बेटी है तू हमारी। तू नहीं आएगी तो सब पूछेंगे, और फिर बेटियां अपने मायके के रिश्तेदारों से ऐसे शादी ब्याह में तो मिलना होता है, फिर ना जाने कब मिलना हो। ये बात सुनकर संजना इनकार नहीं कर पाई। अब एक तरफ मायके की इज्जत का बोझ, तो दूसरी तरफ ससुराल की इज्जत का बोझ। फिर रात को अंजलि और रोहन में बात हुई। अब तुम ही बताओ रोहन, हम क्या करें? ना तो ससुराल वालों को निराश कर सकते और ना ही मायके वालों को। समझ सकता हूँ अंजलि। फिर कुछ दिन बाद शादियों का सीजन शुरू हो गया। पहली शादी ससुराल पक्ष की थी। संजना बेटा, ये रोहन का फोन कहाँ रह गया? माँ जी, वो ऑफिस से तो निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। अरे एक तो वैसे ही रास्तों में जाम है, कब वो आएगा और कब हम पहुँचेंगे। अब सीधा खाने के वक्त पहुँचेंगे तो अच्छा थोड़ा ही लगेगा। एक काम करते हैं, तब तक हम ऑटो लेकर निकल जाते हैं, तुम बाद में तैयार होकर रोहन के साथ आ जाना। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रोहन को घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। तब तक संजना रेडी हो जाती है, और रोहन के घर पहुँचते ही वो भी रेडी होकर वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन संजना ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, ये देख सास को बहुत बुरा लगा। अरे बहू, शादी में ऐसे जाते हैं? नई बहू हो, कोई भारी गहना साड़ी ही पहन लेती, लोग क्या कहेंगे? नई बहू है और ये साधारण सी साड़ी पहन कर आ गई। अब सच में लोग बातें बनाने लगे। अरे ये तो सुमित्रा जी की बहू है ना, जिसकी शादी को साल भर ही हुआ है, देखो ना कितनी हल्की साड़ी पहनी है उसने। ये सुनकर सास को बड़ा बुरा लगा। देखा लोग कैसी बातें बना रही हैं। अरे अब अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ढंग से भारी गहने और साड़ी पहनकर जाना किसी भी शादी में। अपनी सास की बात सुनकर संजना चुप हो गई। फिर ऐसे ही 2 दिन बाद वो किसी शादी में गए। क्या पहनूं?
अब हल्की साड़ी पहनो तो माँ जी कहती है भारी पहन। अब भारी साड़ी तो शादी की पड़ी है, जो मैंने किसी न किसी फंक्शन में पहनी हुई है। खैर अब किसे याद होगा, यही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। अब वो शादी की ही भारी साड़ी पहनकर उस शादी में चली जाती है, लेकिन रिश्तेदार वहाँ भी उसे चैन से जीने नहीं देते। अरे ये तो सुमित्रा की बहू है ना, इसने तो वही साड़ी पहनी है जो मल्होत्रा जी के रिटायरमेंट के फंक्शन में पहनी थी। और नहीं तो क्या, वही तो है। ये सुनकर सास को फिर थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद वो अपनी मासी की बेटी की शादी में जाती है, जहाँ बारात वाले दिन वो अपनी शादी में पहना हुआ लहंगा ही पहन लेती है। अरे ये क्या, संजना बेटी ने तो अपनी शादी का ही लहंगा पहन डाला। हाँ मासी जी, अब वो शादी के बाद किसी फंक्शन में पहना भी नहीं, तो सोचा ऐसे ही इस्तेमाल कर लूं। अब इतना महंगा लिया है तो यूं ही अलमारी में रखने के लिए तो नहीं लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ नया बनवा लेती बेटी। अब तेरी शादी को साल भर हो गया और अब ये सब आउटडेटेड हो गया है ना डिजाइन, इसीलिए कह रही थी। खैर इसमें भी तू अच्छी लग रही है। संजना और रोहन एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल एक तो पहले इतनी शादियां और हर शादी में शगुन और ट्रैवल का खर्चा ही इतना हो रहा था कि वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद वो एक और शादी में जाते हैं, जहां संजना फिर से अपनी पहले की साड़ी रिपीट कर लेती है और ये देख उसके मायके और ससुराल दोनों जगह के लोग बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुन सास को संजना पर बड़ा गुस्सा आता है और घर आकर वो उस पर चिल्लाने लगती है। ना जाने ये लड़की हमारी कितनी नाक कटवाएगी। अरे 2-4 नई साड़ियां ले लेती तो तेरा क्या जाता, बेकार में लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी सास की बातें सुन संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रोहन गुस्से में बोलता है, माँ उसने जानबूझकर नए कपड़े नहीं लिए, क्योंकि वो जानती थी कि हर शादी को अटेंड करने में शगुन में जो खर्चा हो जाता है, साथ ही यहाँ से वहाँ आने जाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसे अच्छे से पता है कि कितना खर्च हो रहा है, इसीलिए उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाए। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही एक फैसला करती है, बेटा अब हम हर शादी में नहीं जाएंगे, जितना बस में हो उतना करेंगे। किसी की इज्जत दिखावे से नहीं बढ़ती। अपनी क्षमता के अनुसार किसी करीबी की शादी में ही शिरकत करेंगे। हर किसी की शादी में जाकर बेकारी अपनी जेब पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे। ये सुनकर अब रोहन और संजना को भी अपनी सास की बात सही लगती है और अब अगली बार से वो सोच समझ कर ही शादियों में जाते। शादी ब्याह उत्सव है, मजबूरी नहीं। इज्जत दिखावे में नहीं, समझदारी में होती है। रिश्ते तभी खूबसूरत हैं जब उनमें स्वतंत्रता और सम्मान हो। निधि और मयंक की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। निधि की एक ननद थी प्रिया, जिसके लिए अचानक एक अच्छे घर का रिश्ता मिल जाता है और वो बिना देरी किए प्रिया का रिश्ता निखिल के साथ पक्का कर देते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी तय कर देते हैं। बहू तू अब अपनी कमर कस ले, तेरे ससुराल की ये पहली शादी है। अपने गांव से सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। कुछ तो तेरी शादी के वक्त आ नहीं पाए थे, फसल कटाई का समय जो था, लेकिन इस बार प्रिया की शादी में वो सब के सब आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी ननद की शादी में धूम मचा दूंगी। और रही मेहमानों की बात, तो उनके आने से ही तो घर में रौनक होती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब प्रिया की शादी को कुछ दिन ही बाकी रह गए थे। सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अपनी ननद की शादी को लेकर घर की बहू भी बड़ी खुश थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाएगी। सारे के सारे रिश्तेदार कानपुर से ट्रक में लोड होकर निधि की ननद प्रिया की शादी में दिल्ली पहुंच गए थे। शादी में अभी 5 दिन बाकी थे और सभी रिश्तेदार अभी से मेहमान बनकर उनके घर आ गए थे। अब निधि सुबह से शाम तक काम में ही व्यस्त रहती, तो उसे 2 मिनट तक बैठने की फुर्सत नहीं थी। सारा दिन काम से चकनाचूर होकर बेचारी बहू थकी हारी अपने कमरे में आती है, जहाँ का नजारा देखकर तो वो हैरान रह जाती है। हे राम, ये क्या है? मामा मामी उनके बच्चे मेरे बिस्तर पर और ये ताई ताई उनके बच्चे नीचे फर्श पर, और ये क्या, ये काका काकी सब उस तरफ। अब मैं कहाँ सोऊंगी? सारा दिन काम करके आओ और फिर भी सोने की जगह तक नसीब नहीं हो रही। उफ, न जाने कब मुझे आराम करने को मिलेगा। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ है, घर में कोई कोना खाली नहीं है जहाँ आराम कर लूं। फिर अगली सुबह जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है, तभी ताई जी की नजर निधि पर पड़ती है। आ गई बहू तू, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। जाकर हम सबके लिए चाय बनाकर तो ले आ। जी ताई जी। निधि रसोई में जाकर बड़े से पतीले में चाय बनाने रख देती है, जैसे कि मानो बहू नहीं बल्कि हलवाई है। उफ, कौन कहेगा मुझको देखकर कि मैं इस घर की बहू, जिसकी शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई है। किसी हलवाई की जैसे चाय उबालते हुए निधि खुद से बातें कर रही थी। तभी बाहर के हॉल से बुआ जी की आवाज आती है। अरे सुनो नई बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े भी बना लेना। सूखे सूखे चाय पीने में थोड़ी ना मजा आएगा। जी बुआ जी।
पता नहीं कैसे मेहमान है, जरा सी भी समझदारी नहीं है। कल एक तो रात को 12 बजे सोने को मिला और सुबह के 5 बजे उठकर किचन में भिड़ा दिया। खैर निधि, अब तू कर भी क्या सकती है, आखिर है तो तू इस घर की बहू ही। अब रोकर या हंसकर करना तो मुझे ही है। कुछ देर बाद निधि चाय पकौड़े बनाकर मेहमानों में परोसती है। तभी बूढ़ी दादी सास घूंघट के पीछे चिल्ला पड़ती हैं। अरे बहुरिया, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुमको? घूंघट क्यों नहीं लिया है? अरे सरला, तू कुछ सिखाती क्यों नहीं अपनी बहू को? देख तो कैसे बिना पल्लू के हम सबके सामने घूम रही है। बहू, तुझे कहा था ना मेहमानों के सामने पल्लू में रही हो। वो जैसे ही वापस हॉल में आती है तो रिश्तेदारों के बच्चे हॉल में घुसकर उधम मचाने लगते हैं और सोफे के कवर और डेकोरेशन का सब सामान चारों ओर बिखेर देते हैं। ये सब देख निधि अपना सिर पीट लेती है। इतने में निधि का पति मयंक वहां आता है। वैसे कुछ भी कहो, रिश्तेदारों के आने से शादी वाले घर में रौनक आती है। देखो ना, अब बच्चों से कितनी रौनक हो गई है। निधि मन ही मन सोचती है, हाँ ये तो कोई मेरे मन से पूछे। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह बस पिसते रहो, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं है। इससे तो अच्छा होता ननद जी की शादी मेरी शादी से पहले ही हो जाती, तो ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। लगभग 5 दिन पहले घर में रुके रिश्तेदारों की सेवा पानी में निधि की सुबह शाम गुजर जाती है। कोई निधि की चप्पल ले जाता तो कोई उसका मेकअप बैग खोलकर उसका मेकअप का सामान इस्तेमाल करने लग जाता। अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? निधि सारे घर में अपनी चप्पल ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं चप्पल नहीं मिलती। कुछ देर बाद मासी सास अपने पैरों में उसकी चप्पल पहनकर देखती है। ये वाली चप्पल मेरे पैरों में कितनी अच्छी लग रही है ना। ए सरला, तू अपनी बहू को बोल, वो अपने लिए नई चप्पल ले लेगी, इसे मैं रख रही हूँ। हाँ, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे भी अपनी शादी पर वो 3 जोड़ी लेकर आई थी, उनमें से कोई पहन लेगी। अब मासी सास बिना पूछे उसकी वो चप्पल रख लेती हैं। मेरी मती मारी गई थी जो इतने बड़े कुंबे में ब्याह कर आ गई। ऐसे ही हल्दी वाला दिन भी आ जाता है। बहू, शादी की हल्दी और मेहंदी सिलबट्टे पर ही पीसना। फिर वो हल्दी मेहंदी पीस कर लाती है। सभी रिश्तेदार हल्दी की रस्म करते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ निधि, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली शादी थी। सोचा था खूब एंजॉय करूंगी, पार्लर जाऊंगी, फेशियल कराऊंगी, मसाज कराऊंगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी काम से फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन बस बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। तभी मामी सास की बाहर से आवाज आती है, बहू मेरे कपड़ों को प्रेस तो कर दे। अपनी पत्नी का दुख देख मयंक अपनी माँ के पास जाता है। माँ, निधि की उसके ससुराल में ये पहली शादी है और वो बेचारी अकेली सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी, सबकी डिमांड्स पूरी करती है। सबके लिए खाना बनाना वो सब अकेली कर रही है। कम से कम उसकी खुशियों के बारे में तो सोचो। ऊपर से इतनी गर्मी में वो भी इंसान है, कुछ तो उसके बारे में सोचिए। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। तू फिक्र मत कर, मैं आज ही हलवाई और काम वाली लगवा लेती हूँ ताकि तू भी ये शादी एंजॉय कर सके। थैंक यू माँ जी। इससे अब निधि भी शादी की रस्म में अच्छे से एंजॉय कर पाती है, साथ ही अपनी ननद की शादी में खूब धूम मचाती है।